राष्ट्रपति और गवर्नर के बीच अंतर को समझते हुए यह जानना जरूरी है कि जो राष्ट्रपति होता है वो कंट्री लेवल पे अथॉरिटी विल्ड करता है, यानी उसका कंट्री लेवल पे अथॉरिटी होता है। वहीं जब गवर्नर की बात करते हैं तो वो राज्य यानी स्टेट लेवल पे वो उसी अथॉरिटी को विल्ड करता है। पर फिर भी इनके बीच कुछ अंतर हैं और कुछ समानताएं हैं, आज हम वो यहां देखने वाले हैं। जहां हमारे कंट्री की जो राष्ट्रपति हैं वो फिलहाल डॉक्टर मुर्मू जी हैं, वहीं अलग अलग राज्यों में अलग अलग बहुत से गवर्नर्स है, गवर्नर्स ऑफ इंडिया बहुत हुए। अब जितने राज्य हैं गवर्नर तो होंगे ही, कुछ यूटीज भी हैं, वहां पे क्या होता है कमेंट में बताइए। अब हम इनके पावर और इनकी अथॉरिटी को अगर समझना है तो आइए इस टॉपिक को अच्छे से देखते हैं। प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर, आप मान के चलिए वर्सेस में हम युद्ध नहीं करा रहे, बस समझ रहे हैं। तो चलिए प्रेसिडेंट को पहले इनके हेड कहाँ के हैं भाई। तो हेड तो मैंने अभी भी आपको बता दिया कि भाई हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो कंट्री के हेड हो जाते हैं, ठीक है, कंट्री हेड हो जाते हैं। और जो सरकार चल रही है सरकार के हेड नहीं होते, सरकार के हेड प्रधानमंत्री को माना जाता है। वहीं जो हेड ऑफ स्टेट है वो हो जाएंगे गवर्नर, कोई भी राज्य है उसके हेड के तौर पे गवर्नर को जाना जाएगा। वहीं उस राज्य के जो हेड होंगे, उस राज्य का जो सरकार होगा उसके जो हेड होंगे वो होंगे वहां के चीफ मिनिस्टर। अब एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें यानी वो अथॉरिटी जिसके द्वारा एक्शन लिया जाता है, तो केंद्र में सभी एक्शन जो लिए जाएंगे वो एक्शन लिए जाएंगे राष्ट्रपति के नाम पे। वहीं राज्यों में सारे एक्शन जो लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे गवर्नर साहब के नाम पे। अब ओथ की बात करें यानी शपथ किस तरह का होता है, तो शपथ है कि टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो उनका पूरा शपथ है उसमें जो मेजर जो आपको निकल के आता है, मतलब जो मेजर उसका जिस्ट है, जो उसका मेजर जो समझ है वो है कि दे आर बाउंड टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। They have to protect, preserve and defend the constitution of India, and it is same for the governor also. It goes same for the governor as well. Appointment की बात करें, then in appointment it is indirect election. Indirect election भाई क्या है, तो indirect election के अंतर्गत हम जो इलेक्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, वो असल में हम नहीं इलेक्ट करेंगे। यानी जैसे हम अपने सरकारों को इलेक्ट करते हैं, हमें वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा, बल्कि हमने जिन लोगों को वहां सिलेक्ट करके भेजा है, एमपीज हो गए, एमएलएज हो गए, वो लोग इलेक्ट करते हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन, इसको डिटेल में जानने के लिए हम प्रेसिडेंट वाला जब चैप्टर कराएंगे वो आप हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइबर्स प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में जान लेंगे। फिलहाल आप जो डिफरेंस है मेजर तौर पे वो यहां समझिए। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन मैटर करता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। सेम गोज फॉर द गवर्नर। डज इट सेम गोज फॉर द गवर्नर? नो। गवर्नर साहब को तो भाई इनडायरेक्ट इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, वो नॉमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। गवर्नर साहब का नॉमिनेशन होता है। नॉमिनेट कौन करते हैं? उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। क्या वो अपने मर्जी से नॉमिनेट करते हैं? ये जानने के लिए सब्सक्राइब करिए। राष्ट्रपति और गवर्नर का चैप्टर हम जल्दी ही लेकर आएंगे, वहां आपको बताएंगे। तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूनियन ऑफ स्टेट के, यानी जो केंद्र है उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर गवर्नर को राज्यों में रखा जाता है, ताकि एक समन्वय, एक बैलेंस बना रहे, ठीक है। राज्य और जो केंद्र है उनके बीच, यानी जो यूनियन है और जो स्टेट्स हैं उनके बीच एक बैलेंस बना रहे। और जब वो बैलेंस बना रहेगा तो राज्य में लोगों के लिए जो व्यवस्था जो है उसको ठीक किया जा सकेगा। आपस में सोच समझ के जो लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके ऊपर ठीक से काम हो सकेगा। ये एक मेन एम होता है। तो आपने अपॉइंटमेंट में समझ लिया कि जो राष्ट्रपति है उनका इलेक्शन होता है, बट द इलेक्शन इज इनडायरेक्ट, वेयर एज द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज नॉमिनेटेड एंड द गवर्नर इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे में अब हम रिमूवल देख लेंगे, फिर ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल, ये सब हम यहां देखेंगे। चलिए, तो रिमूवल में आप जान लीजिए कि इंपीचमेंट, जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको रिमूव करने का तरीका जो कहलाता है वो इंपीचमेंट। और ये जो रिमूव करने का तरीका है इसका ग्राउंड क्या होगा, किस बेसिस पे आप भाई राष्ट्रपति को रिमूव कर दीजिएगा? तो ग्राउंड क्या है दोस्त? ग्राउंड है उनका वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये है ग्राउंड, ठीक है। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करते हैं, ठीक है, किसी कारण से आप संविधान को वॉयलेट करते हैं, तभी जाके राष्ट्रपति के रिमूवल का जो प्रोसेस है वो शुरू करना होगा। इसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस है, ये काफी लंबा हो जाएगा, ये वीडियो ही उसी में खिंच जाएगा, ठीक है। तो वो हम जो प्रेसिडेंट के चैप्टर को देखेंगे उसमें आराम से अच्छे से देखेंगे। पर जब हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ गवर्नर की, तो उसमें कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है भाई। क्यों कोई ग्राउंड नहीं है? क्योंकि इट इज द प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ये जो प्लेजर प्रिंसिपल है, यानी कि जब राष्ट्रपति को लगेगा कि I am satisfied that the governor should be removed, then the governor will be removed. So it will be the pleasure of the president where the governor is going to be removed. अब वो क्या प्लेजर, उनका कंप्लीट प्लेजर है या किसी और की बात वो मानते हैं, ये आप प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में देखेंगे। बहुत मजेदार चैप्टर्स हैं, अच्छे से हम बताएंगे, वहां आपको ये पता चलेगा। तो इनको कोई ग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं, बस आप किसी दिन भी दिन हटा दिए जाएंगे। इसके ऊपर बहुत सारे केसेस भी हुए अभी, मतलब एक बोला गया है कि नहीं, इनको सिक्योरिटी देना चाहिए, जो इनका जो समय है किसी भी राज्य में रुकने का वो एक फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए। बट अभी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया, फिलहाल ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ही है।
चलिए, एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर राष्ट्रपति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करे तो क्या होगा। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1975 में आया था, उसके अंतर्गत इस एडवाइस को बाइंडिंग कर दिया गया था। बोला गया कि आप जो भी एडवाइस मिलेगा राष्ट्रपति को वो उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनके पास कोई अलग ऑप्शन ही नहीं है। पर फिर 44th अमेंडमेंट आया, उसके अंतर्गत इसको हटा दिया गया। बोला ही कैन रिटर्न, ही शी हुएवर द प्रेसिडेंट इज, वो वापस भेज सकते हैं उस एडवाइस को, ये बोल के कि मुझे लगता है इसमें आपको एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। दोबारा आ गया तो दोबारा की बात अलग है, दोबारा अगर उन्होंने उस एडवाइस को आगे फॉरवर्ड कर दिया, देन ही नीड टू वर्क ऑन इट, ही नीड टू साइन ऑन इट, दैट इज अनदर थिंग। पर वो वापस एक बार भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन पे। वहीं अगर गवर्नर की बात करें तो कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसलों से हमें समझ में आता है कि कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में बाइंडिंग है। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें गवर्नर, क्योंकि वो जो यूनियन के एजेंट के तौर पे देखा जाता है, यूनियन और स्टेट के बीच वो जो रिलेशन है उसको बनाने की कोशिश करा, तो ऐसे में हो सकता है उसका झुकाव यूनियन की ओर ज्यादा हो। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जो जजमेंट्स आए हैं उससे हमें ये समझ में आता है कि इन सम प्लेसेस इट इज बाइंडिंग ऑन गवर्नर टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, नॉट ऑफ द सेंटर बट इन द स्टेट अंडर द चीफ मिनिस्टर। तो वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर होगा, जब वो कुछ एडवाइस देगा गवर्नर को, देन इन सर्टेन केसेस इट इज बाइंडिंग ऑन गवर्नर टू फॉलो दैट। ठीक है। ऑर्डिनरी बिल की बात करें तो ऑर्डिनरी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है गवर्नर के द्वारा। जब भी ऑर्डिनरी बिल पास होता है तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है, पर दोबारा अगर वो वापस आ गया बिल तो फिर राष्ट्रपति को साइन करना है, और ये है केंद्र के केस में। ठीक है, सेंटर के केस में ये है। सेम केस इज फॉर द गवर्नर एज वेल, और गवर्नर में एक और खेला है, वो प्रेसिडेंट के लिए भी रख सकता है, वो हम जानेंगे अगले वीडियो में, यानी जब प्रेसिडेंट के ऊपर पढ़ेंगे। बाकी सब सेम है, यानी वो उसको एक बार में वापस भेज सकता है, अगर वो चाहे तो उसी वक्त पास भी कर सकता है, पर दोबारा आ गया तो ही हैज टू गिव हिज असेंट। वहीं बात करें मनी बिल की, तो मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजा बिल्कुल नहीं जा सकता। राष्ट्रपति या तो उसको मंजूर करे या तो ना मंजूर करे। आप बोले कि नहीं हमको मंजूरी नहीं है, तो या तो हाँ या तो ना वाला बात है, पर वो हाँ ही बोल देते, क्योंकि इंट्रोड्यूस भी होता है मनी बिल उन्हीं के आदेश से। उन्हीं से पहले कहा जाता है भैया हम ये मनी बिल ला रहे हैं, आप ऑर्डर दे रहे हो ना लाने का, तो बोलते हैं हाँ करो। तो जब उन्हीं के ऑर्डर से हुआ तो वो मना क्यों करेगा, आमतौर पर उसको अलाउ नहीं कर देते। अगर मनी बिल आपका फेल हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, तो ये हम सरकारों वाला केस में या अलग के जो भी चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ेंगे। सेम गोज फॉर द गवर्नर साहब भी, गवर्नर साहब भी प्रेसिडेंट के रूल को ही फॉलो करते हैं स्टेट में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो क्या होगा, यानी अगर संविधान में अगर कोई बदलाव करना है, संशोधन क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है, तो उसके लिए इनको अपना असेंट देना ही है देना। तो 24th अमेंडमेंट हुआ था उसके अंतर्गत, यानी अगर राष्ट्रपति के पास कोई इस तरह का बिल जाता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होती है, तो उसमें फिर उनको मना नहीं कर सकते हैं, वो उसको अपना असेंट देंगे ही देंगे। वहीं गवर्नर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में इनका कोई रोल ही नहीं है। क्यों रोल नहीं है, क्योंकि राज्य भैया कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ला ही नहीं सकता है, तो गवर्नर का फिर रोल ही नहीं है। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का केस। अब बात करें क्या हो अगर गवर्नर कोई बिल जो राज्य में लाया गया है वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दे। क्या हो गवर्नर की, जैसे मैंने ऊपर बोला कि क्या हो अगर कोई बिल गवर्नर प्रेसिडेंट साहब के लिए रिजर्व कर दे, तो प्रेसिडेंट साहब के ऊपर है कि ही कैन गिव असेंट टू द बिल एंड ही कैन विथहोल्ड असेंट ऑफ द बिल, यानी वो चाहे तो अपना असेंट दे, अपनी मर्जी को दे, बोले हाँ भाई बिल ठीक है, या फिर वो उसके ऊपर कोई जवाब ही ना दे, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट मनी बिल विच कांट बी रिसेंट। मनी बिल का ये केस है, या तो वो जवाब दे दे पर वापस नहीं भेज सकते, इसमें है कि उसको असेंट दे, वापस भेजे, दोबारा कंसिडरेशन के लिए आप कोई जवाब ना दे। मनी बिल में एक लिमिटेड पीरियड है, उसके अंदर आपको एक्शन लेना है। ठीक है, और गवर्नर एक बार अगर ये बिल राष्ट्रपति को भेज दिया, उसके बाद गवर्नर का कोई रोल नहीं है, बोला भैया आपका रोल खत्म हुआ, अब राष्ट्रपति ही समझेंगे। तो ये अगर आर्टिकल 200 देख लो भैया, आर्टिकल भी यहाँ देख लो कि आर्टिकल 200 के अंतर्गत अगर कोई बिल गवर्नर साहब राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दे, ऐसे में जो राष्ट्रपति है उसके ऊपर या तो एक्शन ले या एक्शन ना ले, पर मनी बिल के में उसको एक पर्टिकुलर एक्शन लेना होगा, या तो उस बिल को रिजेक्ट करे या तो अपना असेंट दे। अंडर आर्टिकल 201 मनी बिल वाला केस आ जाता है। और ये जो रिजर्व करने का बात है कि भाई गवर्नर चाहे तो रिजर्व रख सकता है कोई बिल स्टेट का प्रेसिडेंट के लिए, ये आ जाता है आर्टिकल 200 में। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, ये भी इससे भी सवाल आ जाता है, तो आप ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला केस इसी से कंटिन्यूड है। ठीक है, ये वाले से ही कंटिन्यूड केस है। तो क्या कहता है कि क्या हो अगर हाउस दोबारा उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दे। ठीक है, तो फिर उनके ऊपर यह है कि भाई वो असेंट दे या मत दे। एक बार फिर से यहाँ जरा अलग हो जाता है कि यहाँ वो असेंट दें या ना दे, अब उनकी मर्जी है। गवर्नर के केस में अगर गवर्नर का केस देखें तो वहां उसको असेंट देना था, पर ध्यान रखें तब जब बिल अगर सिर्फ गवर्नर अपने लेवल से वापस किया, राष्ट्रपति के पास भेजा ही नहीं गया था तब। और इस केस में गवर्नर का फिर से कोई रोल ही नहीं है। रोल तभी तक था जब वो अपने लेवल पे बिल पे काम कर रहा था। एक बार राष्ट्रपति को बिल भेज दिया, उसके बाद गवर्नर साहब का कोई रोल नहीं बचता है।
अब क्लेमेंसी पावर क्या है, यानी अथॉरिटी टू पार्डन। तो ही कैन पार्डन, द राष्ट्रपति कैन, यानी प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंसेस एंड कोर्ट मार्शल सेंटेंसेस। उनके पास और भी पार्डनिंग अथॉरिटी, आपका चाहे तो जो भी पनिशमेंट है उसको डिक्रीज कर सकते हैं, और भी बहुत सी अथॉरिटीज हैं। पर अगर कोई मृत्यु का जो दे दिया जाता है सेंटेंस किसी कोर्ट के द्वारा, उसको भी डेथ सेंटेंस को वो पार्डन कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। गवर्नर की बात करें तो ही कांट पार्डन डेथ सेंटेंसेस एंड देयर इज नो रोल इन मिलिट्री मैटर। मिलिट्री मैटर में भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो मार्शियल सेंटेंसेस को भी पार्डन कर सकते हैं, यानी मिलिट्री कोर्ट से भी अगर किसी फौजी या किसी को मिला है पनिशमेंट, वहां से भी पार्डनिंग राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। पर ऐसा कोई अथॉरिटी गवर्नर के पास नहीं है। और जो मृत्यु वाला जो है ऑर्डर, उसमें भी गवर्नर साहब का कोई रोल नहीं है। जो डेथ सेंटेंस दिया जाता है उसमें भी गवर्नर का रोल बिल्कुल नहीं आता है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे। तो अगर आपको हमारा ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच जो हमने आपके लिए डिफरेंस वाला जो वीडियो लेकर आया, अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब वगैरह तो कर दो, जैसे भी करो, उंगली मार के करो या उंगली उठा के करो या मुंडी से करो, जैसे करो, बट सब्सक्राइब करो और हमारे साथ जुड़े रहिए अगले वीडियोस के लिए, आगे किसी काम के वीडियो के लिए। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी पढ़ाई के वीडियो में।